नमस्कार। आज जो बात करने वाले हैं वो एपीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। एपीकल्चर क्लास 12th में है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी का पालन करते क्यों है? क्योंकि मधुमक्खी से हमें मिलता है शहद, जो कि बहुत मेडिसिनल वैल्यू का सब्सटेंस है। दूसरा हमें मिलता है वैक्स, जो बहुत जगह इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, टैनिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, और ऑइंटमेंट बनाने में और पॉलिश बनाने में, और बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ हमें उनसे स्टिंग मिलता है, यानी कि उनका जहर जो डंक होता है, उसके जहर से हम एंटीटॉक्सिन यानी कि जो ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारे अंदर टॉक्सिन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, इसलिए हम उनको पालते हैं। एपिस वर्ड आया है एपिस इंडिका से, जो कि हनी बी की एक स्पीसीज़ है। और कल्चर का मतलब संवर्धन है, यानी कि पालना होता है एक तरीके से। तो एपिस इंडिका का कल्चर यानी कि संवर्धन को ही एपीकल्चर बोलते हैं। और एपियरी वो फार्म है जहाँ पे हम मधुमक्खियों को पाल रहे हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं हम एपियरी। अब सोचने वाली बात ये है, या ध्यान देने वाली बात जो होगी इसमें, हनी बी जो है 3 स्पीसीज होती है। एक होती है एपिस मेलिफेरा, ये भी इसकी क्या बोलते हैं, हनी बी की स्पीसीज है एपिस मेलिफेरा, लेकिन ये यूरोपियन बी है। यूरोपियन बी। दूसरी स्पीसीज होती है एपिस इंडिका, जो कि इंडियन हनी बी है। और एपिस एडमसोनी, जो कि अफ्रीकन बी है। तो ये 3 तरह की जो हनी बी की स्पीसीज़ है मेनली, जो हाँ जिनका हम एपीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं वो यही है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है इंडिया में वो एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा है, क्योंकि इसकी वैक्स और हनी बनाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अब हनी बी में 3 कास्ट होती है। सोशल इंसेक्ट है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसमें कास्ट डिवाइडेशन होता है। कास्ट में क्वीन होती है, ड्रोन यानी कि राजकुमार, और वर्कर होते हैं। 3 तरह की कास्ट होती है। अब इसमें किस तरीके से काम होता है, जो क्वीन होती है वो सिर्फ एग ले करने का काम करती है, और एक हाई में यानी कि एक छत्ते में कॉमनली एक ही क्वीन मिलती है। ठीक है, एक क्वीन मिलेगी और उसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना होगा। ये क्वीन 15,000 के आसपास जो है रोज़ाना अंडे देती है एक दिन के अंदर, और अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, जो कि 3 से 5 साल की इसकी लाइफ साइकिल होती है, उसमें लगभग 15 लाख अंडे दे देती है वो। जबकि जो ड्रोन है, ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं। ये भी मैं बताऊंगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है। ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर इसमें 2n है, 2 सेट है। जबकि ड्रोन में क्रोमोसोम नंबर एक ही होता है, एक ही सेट होता है, इसलिए उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। इसलिए क्वीन को हम लिख सकते हैं 2n, ड्रोन को लिखते हैं हम सिर्फ n, क्योंकि हैप्लॉइड है। और वर्कर्स ये भी 2n के ही होते हैं। ठीक है, वर्कर इसमें सबसे छोटे साइज़ के होते हैं, और इनका काम है, देखो क्वीन का काम हो गया एग ले करने का काम, ड्रोन का काम हो गया क्वीन के साथ मेट करने का, यानी सेक्स करने का काम, और वर्कर का काम है बहुत सारी चीज़ों को संभालना, जैसे छत्ते की सुरक्षा करना, यानी हाइव की प्रोटेक्शन के लिए। वर्कर का ही काम है हनी को, नेक्टर को, वो सॉरी पोलन ग्रेन्स को, नेक्टर को लेकर के आना फ्लावर से, और रानी की सेवा करना भी वर्कर्स का ही काम होता है। तो 3 इसमें कास्ट मिल गई है जो आपको बताई गई है। अब हनी बी के जो वो होते हैं माउथ पार्ट्स, वो चीविंग और सकिंग टाइप के होते हैं। हनी बी के जो माउथ पार्ट्स होंगे वो चीविंग यानी कि चबाने वाले, और सकिंग यानी कि चूसने वाले, क्योंकि फ्लावर के अंदर का नेक्टर को चूसते हैं। तो इनके माउथ पार्ट्स के बारे में भी आपको पता चल गया, जो कि पूछे जाते हैं मेडिकल में और आपके एग्जामिनेशन में, कि माउथ पार्ट्स ऑफ हनी बी आर ऑफ टाइप चीविंग एंड सकिंग टाइप। 3 उसमें ये मिल गई है। इसमें ये भी पूछ लेते हैं इनका प्लोइडी क्या है। इसकी प्लोइडी 2n है, इसकी प्लोइडी n है, और इसकी प्लोइडी भी 2n ही है।
3 तरह की स्पीसीज ही पूछ ली जाती है। 3 तरह की कौन कौन सी स्पीसीज है, वो कौन कौन से एरिया से संबंध रखती है। मेलिफेरा यूरोपियन है, इंडिका इंडियन है, और एडमसोनी अफ्रीकन भी है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो मेलिफेरा और इंडिका इस्तेमाल होती है, क्योंकि इनकी हनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये सब इसमें हो गया। अब हम बताते हैं कि क्वीन के थ्रू जब वो क्वीन अंडे दे रही है तो उनमें से ड्रोन और वर्कर कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे बनते हैं। देखिए, क्वीन जब अंडे देती है, क्वीन एक अंडा ये हुआ इसका और एक अंडा ये हुआ, सपोज करिए। अब क्वीन के अंदर लगभग 2 करोड़ स्पर्म ड्रोन ने मीटिंग के टाइम पे डाल दिए होंगे। एक ही बार डाले जाते हैं, फिर वो पूरी उम्र भर उन्हीं स्पर्म में से बार बार अपने अंडों को फर्टिलाइज करवाती रहती है। तो मान लो अगर इस एग के साथ ये स्पर्म भी आ गया है, तो ये क्या हो गया, ये n का था और ये भी n, क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ, तो ये जो बनेगा ये 2n होगा। यानी कि या तो ये क्वीन हो सकती है या फिर वर्कर हो सकता है, क्योंकि 2n वर्कर या क्वीन ही हो सकते हैं। जबकि अगर कोई क्वीन का अंडा बिना फर्टिलाइजेशन के रह गया, फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो वो n ही रह जाएगा और n कन्वर्ट होगा ड्रोन में। और ये कन्वर्ट हो सकते हैं किस में, क्वीन में और वर्कर में। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, क्वीन और वर्कर में, क्योंकि क्वीन तो पहले से ही है, क्वीन नहीं बननी चाहिए दूसरी, क्वीन तो नहीं बनेंगे। और वर्कर क्यों बनेंगे, क्योंकि जो इनका खाना होता है, जो रॉयल जेली होती है जिसमें नेक्टर और पोलन ग्रेन्स होते हैं, अगर किसी फर्टिलाइज्ड एग को रॉयल जेली खाने के लिए दी जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्वीन में, और अगर रॉ मटेरियल दिया जाता है खाने के लिए तो वो कन्वर्ट हो जाता है वर्कर्स में। ये इनका पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से 2n और n के नंबर के यहाँ पे वो बनते हैं। आई होप यू आप समझ गए होंगे। मैं बता चुका हूँ कि 2 करोड़ स्पर्म एक साथ में जब ड्रोन्स जो है मेट करते हैं फीमेल के साथ, तो 2 करोड़ स्पर्म उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो ड्रोन होता है वो इतनी फोर्सफुली तरीके से अपने जेनिटल ऑर्गन अपने बाहर निकाल करके फीमेल के अंदर डालता है कि उसकी मौत हो जाती है कोपुलेशन के बाद ही। मेल ड्रोन जो कि फीमेल रानी के साथ क्रॉस कर चुका है उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी 2 करोड़ स्पर्म डालने के बाद। 2 करोड़ स्पर्म डालने के बाद वो फीमेल धीरे धीरे उन स्पर्म को पूरी लाइफ साइकिल में इस्तेमाल करती रहेगी। कुछ फर्टिलाइज हो जाएंगे जो वर्कर में या क्वीन में डेवलप होंगे, कुछ अनफर्टिलाइज रह जाएंगे जो कि ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात बताई थी। और ये भी साथ में बताया था कि क्वीन जो है एक दिन के अंदर 1500 से 2000 अंडे देती है और पूरे लाइफ साइकिल में वो लगभग 15 लाख अंडे दे सकती है। एक छत्ते के अंदर 2 से 3 क्वीन होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 से 3 क्वीन का मतलब ये हुआ कि एक छत्ते के अंदर मेन तो एक ही क्वीन होगी, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अगर उस क्वीन की मौत हो जाती है या कुछ विद्रोह हो जाता है कि नहीं ये क्वीन के लायक नहीं है, हम क्वीन के लायक हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे 2-3 उत्तराधिकारी बनाए जाते हैं। तो एक छत्ते के अंदर 2-3 क्वीन हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि क्वीन की एग लेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है कि वो एग ले नहीं कर पा रही, तो दूसरे जो उत्तराधिकारी है वो अपने आप को कहते हैं कि हम क्वीन की जगह लेंगे, क्योंकि क्वीन के पास अंडे देने की क्षमता नहीं है या क्वीन बनने के लायक नहीं है। तो क्या होता है कि क्वीन के जो सपोर्ट में होते हैं वर्कर वो इस बात को मना कर देते हैं। लेकिन कुछ सपोर्ट में दूसरे के भी है, जो जिसने विद्रोह किया है, ठीक है, उसने जिसने विद्रोह किया उसके सपोर्ट में, जैसे आप बाहुबली मूवी देख चुके हैं, कुछ बल्लाल देव के सपोर्ट में होते हैं और कुछ बाहुबली के सपोर्ट में होते हैं। जो बाहुबली के सपोर्ट में होते हैं वो बाहुबली जब घर छोड़ के जाता है तो बाहुबली के साथ निकल जाते हैं, जबकि जो बल्लाल देव के सपोर्ट में है वो बल्लाल देव के सपोर्ट में वही राजघराने में रहते हैं। सेम तरीके से यहाँ होता है, अगर 2 से 3 क्वीन है तो क्या होगा, एक क्वीन तो वहीं रहेगी, जो उसके सपोर्टर है वो वहीं रहेंगे, जबकि दूसरी क्वीन जो दावा कर रही थी कि मैं इसके लायक हूँ और उसे जगह नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो जाता है, तो इस क्वीन को बाहर निकल जाता है। लेकिन उस क्वीन के साथ बहुत सारे वर्कर भी साथ में बाहर निकल जाते हैं और वो नई क्वीन और कुछ वर्कर मिल करके एक नई लोकेशन ढूंढते हैं और वहाँ पर अपना छत्ता बना लेते हैं। ये प्रोसेस इनमें चलता है, ठीक है। उसके बाद ड्रोन मैंने आपको बता ही दिया है कि ड्रोन किस तरीके से बनते हैं, और क्योंकि ये अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं, अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होने की वजह से ही इनका जो क्लोइडी होती है वो एन होते हैं। और जो मैं बात बता चुका हूँ कि ड्रोन जो है कोपुलेशन के बाद मर जाते हैं। जब क्वीन अंडे देगी तो वर्कर सेल में अलग स्पेशल अंडे दिए जाते हैं जो वर्कर सेल के अंदर होंगे।
वर्कर सेल, जो छतों के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं ना, उनको हम सेल बोल रहे हैं। उन वर्कर सेल के अंदर अंडे दिए जाएंगे तो जितने दूसरे वर्कर हैं जो खाना खिलाने का काम करते हैं, उनको पता होगा कि ये वर्कर है, इनको रॉयल जेली नहीं देनी है, क्योंकि रॉयल जेली इज़ फॉर ओनली क्वीन। क्वीन के लिए होती है। वर्कर्स को रॉ मटेरियल दिया जाता है जिसकी वजह से वो क्वीन में डेवलप ना हो जाए, वर्कर ही रहें। अब वर्कर के पास क्या क्या चीज़ें हैं जो छत्ते के लिए ज़रूरी है। देखो, वर्कर के पास वैक्स ग्लैंड होती है, वैक्स ग्लैंड। वैक्स ग्लैंड की वजह से ही वर्कर ही वैक्स सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उनका छत्ता बनता है, हाई बनता है। दूसरी जो इनके वर्कर के पास जो चीज़ है वो दूसरी होगी पावरफुल स्टिंग। स्टिंग यानी कि डंक, काहे के लिए? डिफेंस के लिए, अपने छत्ते की सुरक्षा करने के लिए इनके पास पावरफुल स्टिंग होता है। ये भी वर्कर के पास की चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग विंग भी इन्हीं के पास होंगे। स्ट्रॉन्ग विंग इनके पास होंगे तो इसी की हेल्प से ये फ्लाइट करते हैं, दूसरी जगह तक उड़ते हैं और दूसरों को मार गिराने में काम करते हैं। अगर कोई एनिमी, अगर कोई दुश्मन आता है या फ्लावर के ऊपर से पोलन ग्रेन लेकर के आने या नेक्टर लेकर आने, वो भी यही काम करते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ मिलती है, लॉन्ग प्रोबोसिस, जो सकिंग पार्ट है। प्रोबोसिस की हेल्प से ही ये नेक्टर को सक करते हैं फ्लावर के ऊपर से और ला करके उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं अपने छत्ते पे ला करके। तो ये है इनके काम हो गए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग्स है जो आपसे पूछी भी जाती है, वो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, पहली बात है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या है? देखो, अगर क्वीन इनकैपेबल है अंडे देने के लिए, या वो उसका विरोध प्रदर्शन हो गया है, तो कुछ वर्कर्स उस नई क्वीन के साथ, जो कि इच्छा जाहिर कर दी थी कि ये इसके लायक नहीं है, उसके साथ निकल करके कहीं दूसरा छत्ता बनाएंगे। तो छत्ते से बाहर का आना, एक क्वीन और बहुत सारे वर्कर का बाहर आना, उसी को हम बोलते हैं स्वार्मिंग। ठीक है। दूसरी जो हेडिंग होती है वो होता है सुपर सीजर। सुपर सीजर क्या है? देखो, सुपर सीजर उस कंडीशन में होगा अगर रानी की अचानक से मौत हो जाए। रानी की अचानक से मौत हो जाएगी तो जो उत्तराधिकारी वहाँ पे है, जिसको थोड़ी थोड़ी रॉयल जेली दी जा रही है कि फ्यूचर में अगर रानी की कभी मौत हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी ये रखते हैं, एक स्पेयर में एक रानी रखते हैं। तो अगर अचानक से रानी की मौत हो जाती है तो एक नई रानी वहाँ पे रानी की पोजीशन ले लेगी। उसी कंडीशन को कहा जाएगा सुपर पोजीशन। ठीक है। अब तीसरी जो हेडिंग होगी वो होगी एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग क्या है? अगर मान लो कोई हाइव है और उस हाइव के नीचे किसी ने आग लगा दी है, या बहुत ज़्यादा धूप उसके ऊपर पड़ रही है, या बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन ख़राब हो गई है उस छत्ते के आसपास, तो पूरे का पूरा छत्ता या पूरे के पूरे छत्ते के जितने भी वर्कर्स हैं, रानी हैं, ड्रोन हैं, सारे के सारे उस जगह को छोड़ करके और सारा का सारा हनी को पी करके वो किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे और वहाँ पर छत्ता बनाएंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे के पूरे छत्ते का पहुंचना, उसी कंडीशन को बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग, ड्यू टू बैड एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर सबको छोड़ना पड़ता है, उसी कंडीशन को हम बोल देंगे एब्सकॉन्डिंग। अब दूसरी होती है नप्शियल फ्लाइट या मैरिज फ्लाइट। ये नप्शियल फ़्लाइट क्या होती है? देखो, नप्शियल फ़्लाइट या मैरिज फ़्लाइट में क्या है, मैरिज से भी याद सेंस आ रहा है। क्वीन छत्ते से बाहर जाएगी और छत्ते से ऊपर जा कर के ऊपर एंटी ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाएगी और उड़ना शुरू करेगी। उसी के पीछे पीछे ड्रोन्स आएंगे यानी कि राजकुमार, और वो भी रेस लगाना शुरू कर देंगे रानी के पीछे। बहुत सारे राजकुमार रेस में पीछे पछड़ जाते हैं, वो नहीं पहुँच पाते। जो रेस विनर होगा यानी कि रानी के सबसे करीब होगा, वही जा कर के रानी के साथ कॉप्यूलेट करेगा, और कॉप्यूलेट करने के बाद लगभग 2 करोड़ स्पर्म उसके अंदर इंजेक्ट करने के बाद मर जाता है। तो ये जो उड़ान भरी है बहुत सारे राजकुमार ने रानी के पीछे, इसी उड़ान को बोलते हैं नप्शियल फ़्लाइट या
मैरिज फ्लाइट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब आपने हनी बी का कल्चर कर दिया है, आपने शुरू कर दिया एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है, आपने देखा भी होगा ट्रेन से या बस से जब आप जाते हैं तो छोटे छोटे बॉक्स जो फॉरेस्ट है उसके आसपास लगाए जाते हैं जिनके अंदर बीज को रखा जाता है, ठीक है। लेकिन बी को रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है, क्योंकि बी हाइव के अंदर यानी कि छत्ते के अंदर हनी है, और हनी जो है बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसलिए उसको चुरा सकती है कौन, चींटी उसको चुरा सकती है, ब्लैक एंट उसको चुरा सकती है। इसलिए जो डब्बे होते हैं उनके, ये जो मान लो ये इस तरह का डब्बा होता है जिसके अंदर उनको पाला जा रहा है, इसके जो ये स्टैंड होते हैं, इस स्टैंड के नीचे पानी भरा होता है प्रोटेक्शन के लिए। क्यों, पानी होगा तो चींटियाँ यहाँ नहीं आएंगी, जब चींटियाँ यहाँ नहीं आएंगी तो उसके हनी को नहीं चुरा सकती। तो प्रोटेक्शन में हमें ब्लैक एंट से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और कैसे कर सकते हैं, उसके नीचे पानी भर दीजिए स्टैंड के अंदर, वो सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा लिजर्ड और स्नैक से। यहाँ पे लिजर्ड आ सकती है जिसे छिपकली बोलते हैं, या स्नैक्स आ सकते हैं जो इन्हें नुकसान पहुँचा सकता है, तो उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने हाई को यानी छतों को। दूसरा साथ ही हमें वास्प जो होते हैं जिसे भिरड़ बोलते हैं और जिसे हम ततैयाँ बोलते हैं, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपनी हनी बी को, क्योंकि वो हनी बी को मार डालते हैं, किल कर सकते हैं। दूसरा चौथा हमें जो प्रोटेक्ट करना पड़ता है वैक्स मोथ, जो एक मोथ होता है, एक इंसेक्ट का टाइप ही है जो वैक्स को चुराता है। वैक्स को चुराने का मतलब पूरा छत्ता ख़राब कर देगा, इसी वजह से हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वैक्स मोथ से भी उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोटेक्ट होती है। अब हनी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि हनी ऐसा नहीं है कि हनी जो है फ्लावर से सीधा जो रस आया और वही हनी है, ऐसा नहीं है। फ्लावर से आता है नेक्टर। आपने देखा होगा जब फ्लावर के अंदर कुछ रसीले मटेरियल होता है बहुत छोटा अमाउंट में, वो लिक्विड और पोलन ग्रेन्स उसको लेकर के आएंगे कौन, वर्कर। कहाँ लेकर के आएंगे वर्कर, अपने स्टमक में पी लेंगे उसको। स्टमक में लाने के बाद वो सारे नेक्टर और पोलन ग्रेन्स को सारे वर्कर जो है अपने स्टमक में लाने के बाद फिर आकर के जो कि स्टमक में उसके प्रोसेस हुआ है, यानी कि उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, जो उसमें चेंज होने की ज़रूरत थी वो प्रोसेस होता है। जो नेक्टर वर्कर लेके आए थे अपने स्टमक में वो प्रोसेस होता है। फिर वो क्या करते हैं, उस स्टमक को 240 बार रीगर्जिटेट करते हैं, मतलब उल्टियाँ करते हैं। उल्टियाँ करेंगे एक्चुअली 120 बार, और फिर से उसे पी लिया जाएगा 120 बार। यानी कि उल्टी करेंगे, रिगर्जिटेट करेंगे, फिर पी लेंगे, फिर स्वेलो कर लेंगे, फिर उल्टी करेंगे, फिर पी लेंगे, फिर इस उल्टी करेंगे, फिर स्वेलो कर लेंगे। 120 बार उल्टियाँ करेंगे, 120 बार फिर से पी लिया जाएगा, यानी कि टोटल होता है 240 बार ये काम करेंगे वर्कर्स, तब जा कर के वो अनराइप हनी बनता है। अनराइप हनी, अभी देखो मैंने अभी अनराइप बोला है, अनराइप हनी यानी कि अभी हनी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 80% वाटर है, तो इसको हम बोलते हैं अनराइप हनी। उसके बाद इस 80% वाटर वाले हनी में इसको रख दिया जाता है थोड़े दिनों के लिए, और इसमें से वाटर इवेपोरेट होता रहता है, यानी कि उड़ता रहता है भाप बन करके। और जब इसमें वाटर की परसेंटेज 17% या इससे कम हो जाती है, तब वो बनता है राइप हनी। तब वो हनी राइप हो जाएगा, पूरी तरह से पक जाएगा। और जब वो हनी पक जाएगा, देखो इस तरह के उनके अंदर सेल होते हैं, इस सेल के अंदर उस हनी को रख करके उसे कवर कर दिया जाएगा, कैप कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं कैपिंग। ये कैपिंग कर दिया या इसको क्लोज कर दिया जिससे हनी इसके अंदर से निकल ना सके। ये हनी के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम आपको बताएं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है हनी का, उसकी बात करते हैं। केमिकल कंपोजिशन हनी का केमिकल कंपोजिशन में पहले बता दूं मैं, 80% ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं इस हनी के अंदर जो ह्यूमन नीड के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इनमें मेन लिखवा रहे हैं हम। लेब्यूलोज, ये एक शुगर का टाइप है, इसकी परसेंटेज 39% होती है हनी के अंदर। दूसरा होता है डेक्सट्रोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट है और डेक्सट्रोज की परसेंटेज 21% होती है। तीसरी जो बात आती है माल्टोज, और भी अदर शुगर होंगे, माल्टोज और दूसरे शुगर होंगे, ये हो गए
9%। उसके बाद आते हैं कुछ एंजाइम्स और पिगमेंट, क्योंकि इसका कलर देखो है हनी का कुछ है येलोइश होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर पिगमेंट भी है। तो एंजाइम और पिगमेंट की जो परसेंटेज होती है वो 2% होती है हनी के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें ऐश, जो राख होती है इधर उधर का, जो डस्ट पार्टिकल समझ सकते हो, इसमें जो ऐश होगा वो 1% होगा। उसके बाद जो बात करेंगे हम विटामिन की, इसके अंदर विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन हो गया इसमें ए, B1, B2, B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन हनी के अंदर होते हैं, इनको याद रखिएगा। उसी के साथ साथ इनके अंदर मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स इसमें कौन कौन से हैं, मिनरल्स को देख लें। इसमें कैल्शियम, इसमें सोडियम, इसमें पोटेशियम, इसमें मैग्नीशियम, इसमें आयरन, इसमें फॉस्फोरस, इसमें सल्फ़र और भी मेन कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हो सकते हैं। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन हुआ किसका, हनी का। इसलिए हनी की कंजप्ट करना, हनी को कंजप्ट करना, हनी को कंज्यूम करना एक अच्छी आदत हो सकती है, क्योंकि हनी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करने में काम करते हैं। और साथ ही इसमें पोलन ग्रेन्स भी हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स आपके एथलीट परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। यानी कि आपके जो मैराथन है या दूसरे जो आपके एथलीट हैं या दूसरे आपके हार्डवर्क है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हनी की जो टैबलेट होती है, हनी यानी पोलन ग्रेन्स की जो टैबलेट होती है, वो यूरोपियन कंट्री में टैबलेट और सिरप की फॉर्म में मिलता है, हमारे यहाँ नहीं भैया, ठीक है। और कुछ जो एथलीट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस से पहले हनी को कंजप्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी इंक्रीज़ होती है और वो ड्रग्स के एरिया में भी नहीं आते कि उन्होंने ड्रग्स लिया, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे इसके बारे में, वैल्यू जो है हनी की, वैल्यू क्या क्या है। वैल्यू ऑफ हनी, नंबर 1, हनी की नंबर 1 वैल्यू ये है कि ये स्वीटनर है, वो भी कैसा, नेचुरल। ये नेचुरल स्वीटनर है। जब तक मील नहीं थे हमारे यहाँ पे, मील तो जब ह्यूमन सिविलाइजेशन अच्छे से हो गया, ब्रेन डेवलप हो गया, तब मील बने, चीनी बननी शुरू हो गई, गुड़ बनना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो स्वीट सब्सटेंस है धरती के ऊपर जो इस्तेमाल करते थे लोग, वो क्या था, वो हनी ही था। दूसरी जो बात करेंगे हम इसकी, कि ये जो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का सब्सटेंस है, क्योंकि इसे आप कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, कैलोरी मिलती है, यानी कि एनर्जी मिलती है। इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस, एथलीट परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ भी करता है हनी, एक वैल्यू इसकी ये भी हो गई है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन किन के लिए प्रेस्क्राइब करेंगे, जिन्हें इमीडिएट क्विक अपने अंदर एनर्जी को बूस्ट करना है, या जिनको ज़रूरत है एकदम से अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशली छोटे बच्चे और बूढ़ों में अगर एनर्जी एकदम लेवल डाउन हो जाता है तो उनको दिया जाता है या प्रेस्क्राइब किया जाता है हनी को। तो इसकी एक जो वैल्यू है ये भी हो गई है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हनी है वो वुंड हीलिंग, यानी कि वुंड जो होता है, घाव को जल्दी से ठीक करने में भी हेल्प करता है, कौन, हनी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम इसकी बात करेंगे तो फ्री यूरिनेशन। अगर यूरिनेट करने में किसी पर्सन को दिक्कत हो रही है, फ्रीली यूरिनेट नहीं कर पा रहा, पेशाब नहीं कर पा रहा है, तो हनी कंजप्शन उसके लिए बढ़िया चीज़ हो सकती है। साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि ज़्यादा जो पेट होता है, बेली जो होती है, बेली को कम करने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं शहद को गर्म पानी के साथ। साथ ही साथ
अल्सर को ट्रीट करने के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है। अगर आपके इंटेस्टाइन में अल्सर हो चुके हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। साथ ही साथ इसका एक और इम्प्रूव करता है एपेटाइट, यानी कि भूख को इम्प्रूव करेगा, और साथ ही साथ डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है और आपकी भूख भी बढ़ जाती है, जिससे आपका जो बॉडी है उसमें कोई कमी नहीं आती है। साथ ही साथ जो रनिंग नोज़ है, बहती नाक जो होती है जुकाम की वजह से, उसको भी प्रिवेंट करता है। और ये एक बेहतरीन रेमेडी है कोल्ड और कफ के लिए। अगर आपको खांसी जुकाम है तो शहद आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो वैद्य होते हैं, जो बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, आपको खांसी जुकाम में आपको शहद के साथ कुछ पाउडर देते हैं चाटने के लिए, क्योंकि शहद तो अपने आप में ही इसके कोल्ड और कफ के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, साथ साथ ये जो हनी होता है, ये जो लीवर से कंप्लेंट होती है, लीवर की कंप्लेंट जो करते हैं कुछ जो लोग कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंप्लेंट को भी ट्रीट करने में इस्तेमाल, या मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल होता है लीवर की कंप्लेंट के लिए। ये इसके हनी के वैल्यू हुए हैं। अब हम बी वैक्स के बारे में बात करेंगे, बी वैक्स और बी विनम। ठीक है, और उसके बाद इसका डेंस। अगर हम बी वैक्स के बारे में बात करें, यानी कि जो एब्डोमिनल ग्लैंड से जुड़ रहा है, याद रखना एब्डोमिनल ग्लैंड जो वर्कर होता है, वर्कर उसकी एब्डोमिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है ये वैक्स, जो कि येलो कलर का होता है और इनसोल्यूबल होता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल में होता है? पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, वार्निश बनाने में इस्तेमाल होता है ना, पेंट बनाने में इस्तेमाल हो गया, वार्निश बनाने में इस्तेमाल हो गया, कैंडल बनाने में इस्तेमाल हो गया, और मॉडल जो बनते हैं मॉडल बनाने में भी इस्तेमाल हो गया ये वैक्स जो है। और भी बहुत सारे जो ऑइंटमेंट और क्रीम होती है, ऑइंटमेंट जिसे मल्लम बोलते हैं आप, ऑइंटमेंट, और दूसरी जो क्रीम होती है उस क्रीम में भी यही वैक्स डाला जाता है, जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इनमें भी बनाने में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये जो है इंजीनियरिंग, रेलवे, टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, रेलवे, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में जो है ये बी वैक्स इस्तेमाल होता है। तो बी वैक्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए भी हनी कल्चर किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बी विनम, यानी कि मधुमक्खी को जो डंक के अंदर जहर होता है उसकी बात करते हैं। वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? बी विनम, बी विनम आपको पता ही है, जो वर्कर होते हैं, वर्कर का जो डंक होता है, जो डंक मारते हैं, जो स्टिंग करते हैं, उसके अंदर से एक केमिकल निकलता है जिसको उनका टॉक्सिन बोल सकते हैं हम। इस टॉक्सिन से ह्यूमन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्योर करने में इस्तेमाल होता है। क्योंकि देखो, अगर ये टॉक्सिन आप हनी के अंदर से निकाल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हैं, तो क्योंकि ये टॉक्सिन है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बनता है? एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है, और बहुत सारी जगह ये एंटी टॉक्सिन इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले इस विनम के अंदर क्या क्या होता है। फॉर्मिक एसिड इसमें होता है। दूसरा इसमें जो होता है हिस्टामिन, हिस्टामिन देखो किसी को एलर्जी भी हो जाती है ना, मधुमक्खी काटने से, वो एलर्जी हिस्टामिन की वजह से होती है। आपने पढ़ा हुआ भी है कि जो आपकी एलर्जी की रिएक्शन प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, वो हिस्टामिन की वजह से होती है। साथ ही साथ इसमें एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, मैं ये भी बता दूँ साथ साथ में, ट्रिप्टोफैन जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, तो ट्रिप्टोफैन भी इसमें होता है। साथ ही साथ इसमें सल्फ़र और प्रोटीन भी होती है, सल्फ़र इसमें होगा और इसमें कुछ प्रोटीन भी इसमें होगी। तो ये स्टिंग की बात कर रहे हैं, उसके जहर की बात कर रहे हैं। इसमें वोलेटाइल ऑयल्स भी हो सकते हैं, जो वोलेटाइल ऑयल होंगे इसमें, और वोलेटाइल ऑयल के साथ साथ में जो इसके अंदर मिलेंगे वो आपको एंजाइम्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंजाइम्स के साथ साथ और भी इसमें देखने को चीज़ मिलती है, जैसे एंजाइम्स में अगर हम बात करें तो हाई एलुरोनिडेज,
ये एक एंजाइम मिलता है इसके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें फॉस्फोलाइपेज भी मिलता है, फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज भी इसमें मिलने का। और साथ ही साथ में इसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट भी इसमें मिलता है। तो इसीलिए बी विनम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है। और बी विनम अगर आपके अंदर जाता है तो ऐसा नहीं है उससे नुकसान होगा, नुकसान के साथ साथ कैसे, क्योंकि ये अंदर गया टॉक्सिन और आपकी बॉडी में एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है जो इससे ऊपर वाले जहर को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर देगी। मान लो अगर आप लगातार मधुमक्खियों से कटवा रहे हैं तो आपके अंदर इतनी एंटी टॉक्सिन बन जाएगी कि आपके अंदर वो बिच्छू का जहर भी असर नहीं करेगा। तो एंटी टॉक्सिन इसके अगेंस्ट बनती है आपकी बॉडी में, जो आपको दूसरी चीज़ों के अगेंस्ट काम करने में हेल्प करता है। अब हम इसकी बात करते हैं, जो बी विनम है इसका क्लिनिकल यूज़ क्या क्या है। देखो, एक तो इसका यूज़ होता है रूमेटाइज्म में, रूमेटोइज्म जो गठिया बाय होता है उसके इलाज में इसका इस्तेमाल होता है बी विनम का, समझ में बात। उसके बाद होता है आई की जो डिसीज होती है, जैसे किरेक्टोकंजक्टाइविटिस, आइरिटिस, आइरिटिस का मतलब होता है आइरिस में प्रॉब्लम। किरेटोकंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा से क्या आ रहा है हम सब, कंजक्टाइवा अगर इन्फेक्शन है, आइरिस अगर इन्फेक्शन है, इटिस अगर किसी के भी लास्ट में लग जाता है तो उसका मतलब इन्फेक्शन होता है। साथ ही साथ में इसमें इरिडोसाइटिस भी हो सकता है। इरिडोसाइटिस का मतलब आइरिस के साथ साथ अगर सिलियरी बॉडी में भी आपका इन्फेक्शन है तो उसमें भी बी विनम इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ इसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है लोगों में, कोलेस्टेरोल लेवल को कम करने में भी बी विनम का इस्तेमाल होता है। बी विनम का इस्तेमाल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी इस्तेमाल होता है। और साथ ही बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में बी विनम का इस्तेमाल होता है। इसलिए बी विनम भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए भी एपीकल्चर किया जाता है। अब हनी को कैसे पता चलता है कि हनी के छत्ते से कितनी दूरी पे फ्लावर का एक खेत है जहाँ पे नेक्टर और दूसरे जो पोलन ग्रेन्स है वो आपको मिलने वाले हैं। तो ये कम्युनिकेट कैसे करती है, कम्युनिकेट करती है कि डांस की वजह से, ये इनका जो मूवमेंट होता है, जो ये मूवमेंट करती है अपने छत्ते के सामने, तो इससे वो समझ लेते हैं दूसरे वर्कर कि ये क्या बताना चाह रही है। इस मूवमेंट को ही हम डांस बोलते हैं। इस डांस के ऊपर एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था क्योंकि उसने ये बताया था कि हनी बी कहना क्या चाहती है। इसमें दो तरीके के डांस आते हैं, एक तो होता है राउंड डांस। देखो राउंड डांस क्या है, इस तरह से डांस करना, ये राउंड राउंड डांस कर रही है। अगर कोई हनी भी छत्ते के सामने राउंड राउंड डांस कर रही है सीधा, तो वो क्या बताती है कि इसका मतलब जो फूड का सोर्स है यानी कि फ्लावर जो है आपके छत्ते से लगभग 75 मीटर से भी कम डायरेक्ट उस वो कम क्लोज है, ठीक है। और ये सीधा करती है कि इसका जो मधुमक्खी का छत्ता है इसमें 75 मीटर से कम दूरी पे ही आपका फूड का सोर्स है। और इस डांस से आपको डायरेक्शन नहीं पता चलती कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ये नहीं पता चलेगा। तो मधुमक्खी को 75 के एरिया में घूमना पड़ेगा और आप उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये डांस है। दूसरी तरीके का जो डांस होता है उसे वैगलिंग डांस बोलते हैं या वैगिंग डांस बोलते हैं, टेल वैगिंग डांस। टेल वैगिंग डांस दूसरे तरह का है। अब देखो ये मधुमक्खी इस तरीके से है, इधर गई फिर इधर आकर के फिर ऊपर उड़ी, फिर इधर आकर के फिर ऊपर उड़ी। तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये 8 बना रही है या एप्साइलन बना रही है। लेकिन बार बार ये बीच वाली सिचुएशन में जब इसका जो पॉइंट होता है वो हमेशा बार बार इधर से आए चाहे इधर से आए, ये इसका मुंह जो है या इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ हो रही है। इसी तरह के डांस को बोलते हैं हम क्या, वैगिंग डांस। और ये बताता है हमें कि 100 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पे आपका फूड सोर्स है। अगर 100 मीटर की ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इसलिए इसमें ये डायरेक्शन भी शो करता है, डायरेक्शन
ये डांस डायरेक्शन शो कर देगा। अब डायरेक्शन कैसे शो करेगा, अब देखो अगर ये डांस वर्टिकली अपवर्ड है, देखो ऊपर की तरफ, अगर ये वर्टिकली अपवर्ड है तो ये इंडिकेट करता है टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स द सन, यानी कि सूरज जो है उसकी डायरेक्शन में ही फूड का सोर्स है। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में होता है, देखो नीचे की डायरेक्शन में, बार बार यूँ आकर नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, देखो बार बार, तो ये क्या शो करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन। तो ये भी क्या बता रहा है कि 100 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पे है, लेकिन इस बार बताएगा अपोजिट, अपोजिट टू सन। इस डांस का मतलब ये होता है, ठीक है। इस तरह से आप इस एपीकल्चर को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके 12th और आपके नीट को कवर कर देगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कर दीजिए यार सब्सक्राइब। और भी बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं जो फालतू की बातें बताते हैं, कम से कम पढ़ाई से रिलेटेड जो नॉलेज दी जा रही है यार, हम जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हेल्प मिले या कुछ इस तरह की चीज़ें मिले, तो हमें क्यों आप सपोर्ट नहीं करते? उन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन फीमेल्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं जो सिर्फ डांस कर रही है बेकार का और जो समाज को ख़राब कर रही है, लेकिन आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं। प्लीज़ करिए सब्सक्राइब।